अस्सलाम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, समर 2026 का सिलसिला चल रहा है जी। SBF CFA 4 बाय सऊद तारिक। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की आज बारी है जी। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट 22 मार्क का सवाल है जी। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं एडवाइज द डायरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल टू मानजा एंड वेदर शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज द मोस्ट सुटेबल इन द सर्कमस्टेंसेस कंक्लूड ऑन अ वे फॉरवर्ड फॉर मानजा। सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल एरिया, कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल एरिया भी आपको पता है, हम पूरा पूरा कवर करके जा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो हमें पूरी पूरी यहाँ पे कवरेज करनी है। बी पार्ट में कह रहे हैं एज अ मेंजा इज एग्रीड 6 मंथ शॉर्ट टर्म लोन विद HFL बैंक एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन हाउ द कंपनी कैन हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क एडवाइज द डायरेक्टर ऑफ द मोस्ट सुटेबल हेजिंग टेक्निक। इसमें आई कैप के पासिंग परसेंटेज को देखा गया तो बहुत अच्छा पासिंग परसेंटेज इस सवाल का नजर नहीं आया। ओवरऑल पेपर का तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मगर इस सवाल का बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या था इस सवाल में? मेरा नहीं ख्याल के सवाल में बहुत ज्यादा कोई मुश्किल बात थी, बट स्टिल हम देख लेते हैं। सवाल पहले पढ़ेंगे जी। आधे पौने पेज का सवाल है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे 30 जून 2026, मान लें जी 30 जून 2026 है आज। इस सवाल के लिए Menza Limited is a family owned textile company based in UK. The company will take delivery of new manufacturing equipment in 4 months time। क्या मतलब हुआ इसका? कि हमने जो ये हमें मिलेगा इक्विपमेंट वो 4 महीने बाद मिलेगा। दिस विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट कैश आउटफ्लो व्हेन द इक्विपमेंट इज डिलीवर्ड। अच्छा, आपको पता है हम पहले क्या करते हैं? हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? 2A कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन सी कंपनी, मैंजा लिमिटेड के नाम से। बोनेंजा नहीं है, मैंजा है। ठीक है जी। बोनेंजा से मिलता जुलता लग रहा है। खैर यूके बेस्ड कंपनी है, इन्होंने कहा है। और करती क्या है जी? कंपनी बेस्ड यूके और फैमिली ओन टेक्सटाइल बिजनेस है। सही है, टेक्सटाइल की कंपनी है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं जी आगे? न्यू इक्विपमेंट लगेगा 4 मंथ्स टाइम। न्यू इक्विपमेंट। ठीक है जी। अच्छा, और आगे क्या कह रहे हैं हमसे? और हमसे कह रहे हैं कि इसमें आउटफ्लो हो जाएगा सिग्निफिकेंट आउटफ्लो व्हेन द इक्विपमेंट इज डिलीवर्ड, इम्पैक्ट ऑफ द पेमेंट इज देयर विल बी कैश डेफिसिट ऑफ 10 मिलियन। कितने का कैश डेफिसिट हो जाएगा जी? 10 मिलियन का। कैश डेफिसिट का मतलब है कि इतने का लोन लेना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट रेट हेजिंग से कनेक्ट करें। इतने का लोन लेना पड़ेगा। कितने का? 10 बिलियन बीबीपी। बीबीपी। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे यूके की करेंसी तो पाउंड है, पाउंड का साइन है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम पाउंड का साइन नहीं लगेंगे, हम भी जीबीपी लिख देंगे। GBP। 10 बिलियन है, मिलियन है, मिलियन है वजन। अच्छा, अब सवाल। द कैश फ्लो फोरकास्ट शोज दैट द डेबिट विल रिमेन फॉर 6 मंथ्स। आप मुझे बताएं लोन कितने अरसे के लिए चाहिए? तीन ऑप्शन दे रहा हूं। 4 महीने के लिए लोन चाहिए, 6 महीने के लिए लोन चाहिए, ये जो 6 मंथ लिखा है, या 10 महीने के लिए लोन चाहिए। चैट के थ्रू बताएंगे सर, प्लीज जल्दी जल्दी। 4 महीने के लिए लोन चाहिए, 6 महीने के लिए लोन चाहिए, या 10 महीने के लिए लोन चाहिए? जवाब दीजिए, तीन में से एक है। शान ने बिल्कुल सही कहा जी, मारूफ ने भी बिल्कुल सही कहा, और बाकी लोग भी माशाल्लाह लाइव में आए, जवाब दें, शाबाश। कितने महीने का लोन होगा? क्योंकि अगर सवाल में ये पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वेरी नाइस, और बताएं, शाबाश। बिल्कुल सही कहा सर बुलंद खान ने। और ठीक है, ठीक है, सही है। जो लोग आंसर दे रहे हैं सही दे रहे हैं। 6 मंथ का लोन है जी, बिल्कुल सही है। और 6 मंथ तो अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है जी। 6 महीने का लोन है। अच्छा, वो याद है, ये दो में से कौन सा होगा? 4V6 होगा या 4V10 होगा FRA में? इट्स टू अर्ली राइट नाउ, मगर ऐसे ही मेरे दिल में आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं। जल्दी बता दें यार, ये तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। हाँ जी, वेरी नाइस मारूफ, सही कह रहे हैं शान। और लोग बाकी पार्टिसिपेट करें यार, दो तीन लोग क्यों पार्टिसिपेट करें? लाइव में तो काफी लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। जी। हाँ सही कह रहे हैं एमन, आप भी सही कह रहे हैं। हाँ ठीक हो गया। 4V10, वेरी नाइस, 4V10, ठीक है। और बोरोइंग रेट कौन सा रेट होता है? 4.8 या 5.2? ये समझो FRA तो सम रास्ते में ही डिस्कस हो गया। हालांकि बी पार्ट की बातें
ऑब्वियसली बोरिंग रेट जो है वो बड़ा रेट होता है, यहाँ पे बोरिंग लोन को हेज करना है, सही है ना। तो 5.2 विल बी द रेलेवेंट रेट फॉर एफ आर ए के लिए, बाकी तीन रेट किसी काम के नहीं होंगे। ठीक हो गया जी, वेरी नाइस वेरी नाइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओ भाई आसिम मुनीर क्या नाम है, ये आपका असल नाम है? वो तो नहीं है ना आप? खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से किसी ने मजाक में नाम चेंज कर दिया अपना, वैसे मजाक नहीं करें यार। अच्छा, नवंबर डेटेड फ्यूचर जीबीबी 500,000 फॉर 3 मंथ्स 94.5। ठीक है जी, 94.5, मजाक कर रहा हूँ यार मैं, खैर। अच्छा जी, नवंबर डेटेड फ्यूचर्स जीबीबी 500,000 फॉर 3 मंथ्स 94.5। 94.5 जो है वो फ्यूचर्स का जो है वो क्या कहते हैं रेट है, सही है। नवंबर डेटेड फ्यूचर का मतलब है, नवंबर डेटेड फ्यूचर से क्या मुराद है प्लीज देखें, पार्टिसिपेट करें। अच्छा एक मिनट, हमें ऊपर का पहले पढ़ लेते हैं, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा जज्बात में आ गया मैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मानता है एग्रीड अ 6 मंथ शॉर्ट टर्म लोन विद एच एफ एल बैंक। ठीक है जी, कितने महीने का लोन चाहिए, 6 महीने का, ये बात आप नहीं भी बताते हमें तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था वेरी स्मार्टली। तो लोन विल कमेंस ऑन 1 नवंबर 2026, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। लोन आज नहीं चाहिए, 4 महीने बाद चाहिए, 30 जून से 4 महीने यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर गुजरने के बाद, यानी कि 1 नवंबर को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ तक इनकी सारी बातों से हम एग्री करते हैं। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन विल बी फिक्स्ड एट स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज। सोनिया का फुल फॉर्म ये है जी, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज। ठीक है जी, और +1%। काइबोर कितना है यार, आप सोनिया नहीं लिखे, आप काइबोर रख दें नाम इसका ना। ठीक है, मार्केट इंफॉर्मेशन 30 जून 2026, काइबोर बोरिंग रेट 5% है जी। एफ आर ए विद बैंक 4V6 किसी का काम का नहीं है, 4V10 हमारे एक काम का ही है। ठीक है जी, बिल्कुल ये हमारे काम का है। आपको तो पेपर में भी हाईलाइट कर सकते हैं, पता है ना आपको ये बात, पेपर में हाईलाइटिंग अलाउ है, सही है ना। वो एक इसका नया फीचर आ गया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और क्या कहते हैं आगे, कह रहे हैं नवंबर डेटेड फ्यूचर। अच्छा, नवंबर डेटेड फ्यूचर से क्या मुराद है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। 1%, +1% है। ठीक है, अच्छा ये हमारे काम का है 5.2। अच्छा पूरा काम का नहीं है, सिर्फ 5.2 काम का है, और 4V10 काम का है, ठीक है ना। और सोनिया प्लस काइबोर कह लेना यार इसको यार, काइबोर +1%। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आती है हमें। अच्छा, अब नवंबर डेटेड फ्यूचर से क्या मुराद है, कि ये नवंबर के शुरू में एक्सपायर होगा या नवंबर के एंड में एक्सपायर होगा। नवंबर डेटेड फ्यूचर से क्या मुराद है कि ये नवंबर के आखिर में। अच्छा कुछ बातें लिख लेते हैं ना यार, आपको पता है हम लिखते तो हैं बातें यार, क्यों नहीं लिख रहे। तो हमने कहा कि लोन नीडेड आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद चाहिए, फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, एक टाइमलाइन बनाई जाती है, बनाई जाएगी। ये हो गया 4V10। ठीक है जी, फॉर एफ आर है, एंड हायर रेट फॉर बोरिंग। ठीक है जी, ये सारी बातें आपको पता है, हम करते रहते हैं। अच्छा और कौन सी हेजिंग है इसमें, एक तो मुझे एफ आर ए नजर आ रही है, एक मुझे इंटरेस्टेड फ्यूचर नजर आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख बता दिया, ठीक हो गया। और फिर नीचे मुझे इंटरेस्टेड ऑप्शन भी नजर आ रहा है। ठीक है, कौन से वाले ऑप्शन है, नॉर्मल ऑप्शन है या वो इंटरेस्टेड ऑप्शन ऑन फ्यूचर, इस पर बात कर लेंगे। तो थ्री हेजिंग जो हमें नजर आ रही है वो कौन कौन सी है, थ्री हेजिंग जो है वो नजर आ रही है वो हमें, वो है एफ आर ए, इंटरेस्टेड फ्यूचर्स, ताकि हमें बताओ ना सवाल में क्या गेम हो रही है, एंड ऑप्शंस। ठीक है जी, चलें, ऑप्शन के लिए भी तकरीबन डेटा हमारे पास मौजूद है। आगे बढ़ते हैं जी। एज्यूम दैट दैट अच्छा, ये ऑप्शन के लिए कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी जल्दी से बता दें। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। हाँ जी, बहुत सारी बातें मैं चाहूंगा रीडिंग के दौरान हो जाएं। अच्छा, सबको छोड़, इंडेटेड फ्यूचर में स्ट्रेटजी क्या होती है, सेल नाउ बाय लेटर या बाय नाउ सेल लेटर। बोरोवर के केस में सेल नाउ बाय लेटर होता है। सही है, सवाल की रीडिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ ऐसा ही है भाई, याद आ रही है लॉजिक, अभी नहीं दे रहा, मैं लेक्चर में दे चुका हूँ और पासवर्ड भी दे चुका हूँ आई गेस। और इंटरेस्टेड ऑप्शन में कॉल होगा या पुट होगा, कौन सा काम का है, दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, अक्टूबर भी दिया हुआ है, नवंबर भी दिया हुआ है। कॉल या पुट, कॉल या पुट, कॉल या पुट, पुट ऑप्शन, वेरी नाइस वेरी नाइस, सही कह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा चलिए, इसको बाद में करते हैं, अब जरा आ जाते हैं रिक्वायरमेंट पे। ये हमने शुरू की, कुछ बातें कर ली। 2A अभी शुरू होगा।
तुम सवाल में इन्वॉल्व हुआ है। अच्छा, 2A में क्या कह रहा है हमसे? 2A में इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा सा सवाल को उसको इधर से कर देते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 पढ़ा जा रहा था। अच्छा, 2A में क्या कह रहे हैं, जल्दी से देखते हैं सवाल में क्या कह रहे हैं हमसे। हमसे कह रहे हैं भैया, एज एडवाइजर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस, different types of short-term finance available to Menza, and whether short-term finance is the most suitable in the circumstances. Conclude on a way forward for Menza. अच्छा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन कौन से होते हैं बता दें मुझे आप लोग प्लीज। अच्छा, एक्चुअल रेट बढ़ गया है, 6% हो गया है। पहले 5% था, वो 6% हो गया है। काइबोर रेट, काइबोर कह लें, सोनिया कह लें, इंक्रीज फ्रॉम 5% नवंबर लोन डेट पे। ठीक है जी। अच्छा, अब बताएं जल्दी से प्लीज। सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन कौन सा होता है, जल्दी जल्दी बताते जाएं। क्विकली क्विकली यार, नमाज से पहले कोशिश करनी थ्योरी वाला पार्ट हो जाए, फिर नमाज के बाद की कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुझे नहीं पता क्यों आई कैप के इसमें, मतलब क्वेश्चन 1 के मुकाबले में क्वेश्चन 2 का पासिंग परसेंटेज कम है। हालांकि 1 का भी मैं समझता हूँ कि मुश्किल नहीं था, 2 भी मुश्किल नहीं था, मगर 1 जैसा पासिंग परसेंटेज 2 में नहीं आया, ये थोड़ा सा लम्हा फिक्री है हमारे लिए। खैर, चले जी जवाब दें। सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमने पढ़ा है ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन कौन सा होता है। एक हमारे पास होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। और कौन सा होता है, पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं और बताएं। बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन। हाँ जी, कौन कौन सा होता है हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, फैक्टरिंग। पहले लिस्ट बना लेते हैं। और जी, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इनसे भी लोन लिया जा सकता है। ठीक है, और किससे लोन ले सकते हैं आप। एक और चीज हमने पढ़ी थी, कमर्शियल पेपर। किसी को याद है कमर्शियल पेपर क्या था? हाँ भाई, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म लोन में आ गया ना। इन सब पे बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है जी। वो तो बड़े होते हैं, यूरो बॉन्ड तो बड़े होते हैं, बिल्कुल। ट्रेजरी बिल्स भी कह सकते हैं, मगर वो गवर्नमेंट के होते हैं बिल्कुल। उस पर मगर वो गवर्नमेंट यूज करती है कैश रेज करने के लिए ना। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट बता दें, जल्दी से बता दें बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दें जी। ठीक है, बैंक से हम लिमिट ले लेते हैं, RF जिसे कहते हैं, रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं ना। तो अब इसको सॉल्व लिखते जाते हैं। अच्छा, ये नाराज हो रहा है ये, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा है। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्सो नोन एज, RF कहते हैं ना इसको, क्लाइंटों में देखा है आपने, रनिंग फाइनेंस। ठीक है, ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? हाँ, इज द फैसिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी बैंक। बिल्कुल सही है, बैंक से लेते हैं जी, AKD टाइप के लोगों से नहीं लेते, बिल्कुल सही है। सही है। और
फ्लेक्सिबल होता है, ये बिल्कुल सही है। सिंस लिमिट इज एग्रीड, देयरफॉर इट्स फ्लेक्सिबल एंड कुड बी, फ्लेक्सिबल समझते हैं ना? कुड बी चेंज, हाउएवर इन्वॉल्व, फिर मसला क्या है? हाई बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट की ज्यादा है यार, शॉर्ट टर्म है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, इंटरेस्ट जो लगता है वो फैसिलिटी तक लगता है ना, जितना फैसिलिटी अमाउंट होता है उतने पे लगता है। ठीक है, क्लियर है बात में? ये ज्यादातर इतना ज्यादा, ये कभी सिक्योर्ड भी होता है कभी नहीं भी होता, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट का एक मसला है कि कभी भी बैंक आपसे मांग सकता है पैसे। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो रिस्क, रिस्क इज, इट कैन बी कॉल्ड बाय बैंक एनी टाइम, देयरफॉर वुड लीड टू कैश फ्लो प्रॉब्लम। 6 मार्क का वो है, तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मार्क का लिखना चाहिए हमें हर एक टेक्निक के बारे में, क्या कहते हैं? सही है ना? और टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना, ऐसा भी नहीं कि 6 मार्क है तो हम 15-20 मिनट लगा देंगे, ऐसा नहीं। हमें 10 मिनट में इसको फारिग करना चाहिए। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या है? हाँ, शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या है? अच्छा, इसमें इंटरेस्ट ओनली किस पे लगता है? इंटरेस्ट इज अप्लाइड ओनली ऑन द डेपोजिट। ठीक है ना, ये भी एक एडवांटेज है इसका, विच मीन्स इफ डेफिसिट इज लो, इंटरेस्ट डिक्रीजेज, ऐसे लिख लेते हैं, इंटरेस्ट विल डिक्रीज। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन क्या है? इट इज शॉर्ट पीरियड लोन, फिक्स लोन, की से भी ले सकते हैं वैसे तो, वैसे तो ठीक है, विच कैन बी obtained। इसमें फायदा क्या है? इसमें सबसे बड़ा फायदा जो ओवरड्राफ्ट में नुकसान था ना, वो इसका सबसे बड़ा फायदा है। वो क्या? रेट का मसला नहीं, रेट यहाँ भी ज्यादा होगा। इट कांट बी रिकॉल्ड बाय लेंडर अर्ली देन एग्रीड पीरियड, देयरफॉर लेस रिस्की। ठीक है ना, बात समझ आ गई? हाउएवर इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स स्लाइटली हायर कॉस्ट, थोड़ी सी इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, उससे कम होती है, ओवरड्राफ्ट से कम होती है, मगर वैसे ज्यादा होती है, वैसे ज्यादा होती है। डेफिनेट वाली बात मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखें, अगर आपने लोन लिया हुआ है 10 बिलियन का, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा प्लीज। हाँ, अगर आपने लोन लिया हुआ है 10 मिलियन का, अब अगर आपके पास बीच में कहीं से पैसे आ गए और ये 10 मिलियन की जगह डेफिनेट 8 मिलियन हो गया, तो इंटरेस्ट जो लगेगा ना, लेट से आपका इंटरेस्ट रेट है 5%, तो दस दस पे ही लगेगा। मगर ओवरड्राफ्ट में फायदा ये है कि अगर आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, ड्रॉप में ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है रनिंग फाइनेंस का मतलब फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब है इतने तक 10 मिलियन तक। अगर 10 मिलियन तक के लोन है तो इंटरेस्ट ये है, अगर 10 मिलियन से कम होगा लोन तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपने एक्चुअली बोरिंग कम कर ली, यानी कि आपको क्लाइंट से अचानक पैसे आ गए, आपके एक ऐसे पैसे थे जो आपको लग रहा था नहीं मिलेंगे, आसिम बात समझ आ रही है आपको? हाँ, अगर आपको क्लाइंट से अचानक पैसे आ गए, उससे आपका डिकाई डेफिसिट कम हो गया, अब आपको 10 मिलियन नहीं, आपका सिर्फ 8 मिलियन रह गया, तो अब आपका जो इंटरेस्ट लगेगा, सूद लगेगा, कम पे लगेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवरड्राफ्ट का। मगर इसमें बहुत बड़ा मसला भी है कि अगर उसने पैसे मांग लिए तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। ठीक है, सही है, ये एक बात है। एंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन होल अमाउंट rather than
डेफिसिट, ओनली ऑन डेफिसिट। ठीक है जी, ये एक मसला है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 6 मार्क का सवाल है, मेरे ख्याल से हमें इतना टाइम नहीं होगा कि हम इतनी डिटेल में लिखें, बट बहरहाल आसान बातें हैं तो मैं लिख लेता हूँ, ताकि अगर आपको ज़्यादा बातें लिख लेता हूँ तो कुछ आपको याद भी रह जाती है पेपर में एक्स्ट्रा, तो आपका ही फायदा है। अच्छा, फैक्टरिंग क्या होता है? व्हाट इज फैक्टरिंग? फैक्टर यूजुअली प्रोवाइड टू सर्विसेज। कौन कौन सी? कलेक्शन ऑफ रिसीवर्स, एंड नंबर 2 एडवांस अगेंस्ट रिसीवर्स। ठीक है, जिन्होंने फैक्टर पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, जिन्होंने फैक्टर नहीं पढ़ा हुआ वो मेरा पोर्टल देख लें। लिक्विडिटी एंड क्रेडिट रिस्क के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब तो ये कैप 7 में भी आ गया। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है जी? इसमें भी यही है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और नुकसान ये है कि डिसएडवांटेज इज हाई फैक्टरिंग कॉस्ट। फैक्टरी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दूसरी सर्विस भी लेनी पड़ जाएगी आपको। ऑल्सो नीड टू टेक कलेक्शन सर्विस। कभी कभार पूरा एडवांस देता भी नहीं है, कभी कभार पूरा एडवांस देता भी नहीं है। सही है ना? उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह का भी मसला आता है। इट इन्वॉल्व्स कि अगर कोई और पैसे लेने जाएगा कस्टमर से आपके ब्याह पे, तो अपने तरीके से पैसे लेगा। नेगेटिव रेपुटेशन अमंग कस्टमर्स फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ। अगर आप फैक्टर डिप्लॉय करते हैं तो वो कहते हैं यार आप खुद आ जाओ पैसे लेने, वो सही है। आप शराफत से बात करते हो, फैक्टर आता तो यार पता नहीं बदतमीजी करता है मुझसे। ये तो कहते हैं पैसे दो। फैक्टर पता है ना, ये जो वसूली वाले लोग होते हैं, अल्लाह माफ करे, ये फैक्टर कहलाते हैं। तो ये एडवांस भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं वो कहते हैं यार आज ही मुझसे पहले पैसे ले लो सारे, कलेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझसे पैसे ले लो। आपको यकीन नहीं है ना, मुझसे पैसे ले लो। आपके 10 मिलियन फंसे ना, मुझसे 10 मिलियन ले लो, आज ही ले लो। आप मेरी बात समझ रहे हो? मगर जाहिर सी बात है, आपको पता है कि यार ये रिस्की भी है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पेबल्स का मतलब क्या है? क्रेडिटर्स बिजनेस में सीक एडिशनल टाइम फ्रॉम सप्लायर्स टू सेटल पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट, thereby using their money for 6 months। इसमें मसला क्या आता है? इट इन्वॉल्व्स, इसका नुकसान क्या है? डिस्काउंट फॉरगॉन विच कुड हैव ऑफर्ड बाय। यह थ्योरी भी करनी है ना यार, ऐसे छोड़ नहीं सकते ना। क्रेडिटर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व डिसरप्शन इन सप्लाईज। कस्टमर ने, वेंडर ने बोला माल ही नहीं दे रहा, इन केस ऑफ एनी डिलेड पेमेंट। आपने इतनी पेमेंट डिलेड की, उसने आपको बोला को माल ही नहीं दे रहा। ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं माना जाता। एक लास्ट में कमर्शियल पेपर, कौन सा है जी? अच्छा, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं यार मेरे ख्याल से। कमर्शियल पेपर और जो हेजिंग का पार्ट है वो नमाज के ब्रेक के बाद करते हैं। ठीक है जी, नमाज का ब्रेक है, जाना नहीं है आप लोगों ने, सही है, जाना नहीं है। तो जी कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भी शवाली सदरी वसली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली वबिज़नी इल्मा वबिज़नी इल्मा वबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, कमर्शियल पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर एक तरह का समझो पेपर होता है, सही है ना? और कंपनी इशू करती हैं, सही है, फाइनेंशियल मार्केट्स में। ठीक है, और इट इज़ सर्टिफिकेट और
piece of paper used by large companies to obtain financing। ठीक है जी। अच्छा, यूजुअली इसका मसला क्या है जी? इसका मसला ये है कि ये अनसिक्योर्ड होता है। इनसिक्योर्ड, ये इसका एडवांटेज है। एंड पोजेस लेस इंटरेस्ट, लोअर इंटरेस्ट। तो सबसे अच्छा तो फिर ये हुआ ना, जो सिक्योर्ड भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं देनी है, लोअर इंटरेस्ट रेट है सबसे ज्यादा इसमें। मगर एक मसला है, वो ये, बट इट कैन ओनली बी इशूड बाय वेरी लार्ज कंपनीज। सिंस ये कह लें कि जो क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब समझते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस एक होता है ट्रस्ट वर्दी, एक होता है क्रेडिट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी कौन होता है? जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। क्रेडिट वर्दी कौन होता है? जिस पे आपको आप क्रेडिट दे सको, क्रेडिट के मामले में ट्रस्ट कर सको। ठीक है ना? तो विद वेरी हाई क्रेडिट वर्दीनेस, ये सिर्फ वो कंपनियां कर पाती हैं। अनसिक्योर्ड होने की वजह से हर बंदा कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकता ना। देखें, एक सवाल है, अगर कोई बंदा आपको लोन, आपसे लोन ले रहा है और कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा, तो कौन होना चाहिए? तो वो या तो बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए ना, बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए, उसका नाम ही काफी है, उसका नाम ही काफी है। कि वो नहीं भी देता सिक्योरिटी तो कोई बात नहीं, नाम ही इतना बड़ा चल जाएगा, पीएसओ शायद चल जाए। ठीक है, बट पीआईए नहीं चलेगा। पीआईए आपको बोलता है यार मुझे लोन दे दो, मैं वापस कर दूंगा पैसे। हम कहेंगे यार गवर्नमेंट के तो पैसे वापस किए नहीं तुमने यार, क्रेडिट वर्जिनिटी आपकी बहुत खराब है। तो जिसकी क्रेडिट वर्जिनिटी अच्छी होगी और वो सिक्योरिटी भी नहीं दे रहा आपको, मजे की बात ये लोन के अगेंस्ट। हाँ, पीएसओ कोई कंपनी है, एंग्रो है, यूनिलीवर है, ये आपको अगर कहते हैं कि यार हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, हमें लोन दे दो, तो आप बोलोगे ठीक है लोन ले लो। वैसे तो लोन का लेना देना आपको पता है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। लेना देना, लिखना, गवाही देना सब हराम है, अल्लाह रसूल से जंग है। सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हैं मजबूरी के तहत। मजबूरी के तहत, हाँ, पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है इसमें। पढ़ने पढ़ाने वाला होता तो फिर ये क्लास आज की नहीं हो रही होती, खैर, ना मैं ये पेपर पढ़ा रहा होता। अच्छा, तो क्या कहता है बेटा, वेरी हाई क्रेडिट वर्दीनेस एंड क्रेडिट रेटिंग। जब तक क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, विच सीम्स रिमोट इन केस ऑफ मेंजा। मेंजा के बारे में कोई ऐसा नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं है ये कोई बहुत बड़ी, तो रिमोट लग रहा है। लास्ट में सुटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। सुटेबल कौन सा लग रहा है आपको? बारी बारी देखते जाएं, बारी बारी देखते जाएं, जल्दी जल्दी बताएं। सुटेबिलिटी किसकी ज़्यादा लग रही है जी? बस फिर कैलकुलेशन में आना है, बारी बारी देखते जाएं। कौन ज़्यादा सुटेबल लग रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट में मसला ये, कभी भी पैसे वापस मांग लेगा। 6 महीने के अंदर अंदर उसने पैसे वापस मांग लिए तो फंस जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन फिर भी सही लग रहा है, मगर इसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, मगर खैर है, कोई बात नहीं, पैसे वापस नहीं मांगेगा। फैक्टर का मसला ये है, फैक्टर एक्सपेंसिव भी होता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला है रेपुटेशन। इसकी वजह से लोग आपसे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला भी आता है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी इशूज में आ रहा है क्योंकि आप उसको अपने कस्टमर डिस्क्लोज कर लेते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी डेंशियलिटी इश्यूज में अराइज, ये भी एक मसला है। ठीक है ना? वो डिटेल में हम वहां पे देख लेंगे। और क्रेडिट, किसी के पैसे रोकना भी अच्छी बात नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन ही सुटेबल लग रहा है। अच्छा, इसने सवाल में वैसे हिंट दे भी दी थी कि शॉर्ट टर्म लोन सुटेबल है या नहीं है। ये देखें, इसने शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे कोई ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अच्छा नहीं, विच शॉर्ट टर्म फाइनेंस, नहीं नहीं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस लिखा है, शॉर्ट टर्म लोन नहीं लिखा हुआ, सॉरी। इसलिए शॉर्ट टर्म लोन लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, बेस्ड ऑन, ठीक है, अभी कंक्लूजन देना जरूरी है, 6 मार्क का सवाल है, एक एक मार्क हमने सब पे दे दिया। ऊपर एक्सप्लेन करें, बेस्ड ऑन अबव एनालिसिस, शॉर्ट टर्म लोन would be more suitable since it has less negative points as compared to other short-term finances.
ठीक है जी, चले। अब इसको यार नोट कर लेते हैं जरा, कहीं आपको पता है हम इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। ये क्या हो गया? अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अच्छा जी, अब जल्दी से हम बी पार्ट पे आते हैं जी। इसके पास तीन तरह की मेरे ख्याल से हेजिंग अवेलेबल है, हमने देख लिया था, सही है। कौन कौन सी हेजिंग अवेलेबल है वो हमने देख लिया। एफ आर ए है, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस है। ठीक है, सबसे पहले हम एफ आर ए पे बात करेंगे। एफ आर ए को डील करने के दो तरीके हैं। ठीक है जी, एफ आर ए में दो तरीके क्या हैं, एक तो ये कि 5.2 उसका रेट हो गया। मैं पहले शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, फिर एक लॉन्ग तरीका भी बता दूंगा, कोई मसला नहीं, पेपर में जो आपको क्लिक करेगा। टाइम कम है तो शॉर्टकट लगा लीजिएगा, वरना लॉन्ग तरीका लगा लीजिएगा। टाइम कम हो तो शॉर्ट टर्म, वरना लॉन्ग टर्म। ठीक है, लोन हमें पता है 10 बिलियन का, 6 मंथ्स के लिए। चलें जल्दी जल्दी आते हैं, इसको आई कैप सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व करेंगे। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम ज़रूरत के तहत यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है एक्सेल का, वरना ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि वर्ड पे ही करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ए, क्वेश्चन नंबर 2 बी पे बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहली टेक्निक हमारी कौन सी है, इंटरेस्ट रेट, ये एफ आर ए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। एफ आर एस, इस पे हमने क्या बात की थी, टू द पॉइंट रखेंगे, ना मुश्किल नहीं है। रेलिवेंट एफ आर ए कौन सा है, 4V10। ठीक है जी, एंड रेट हमारा कौन सा हो गया, हायर रेट फॉर बोरोइंग, दैट इज 5.2%। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बात हमें, 5.2%। ये हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, सही है। 5.1 नहीं, 5.2%, 4/6 गलत है, ये सही है, सब इग्नोर हो जाएगा। ये सारा का सारा इरेलीवेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये भी इरेलीवेंट है, सिर्फ ये रेलिवेंट है, और सिर्फ ये रेलिवेंट है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, क्लियर है बात। ये चीज़ पेपर में अवेलेबल नहीं होगी मेरे ख्याल से, मगर बहरहाल आप कर सकते हैं। अच्छा, अब रेलिवेंट डेट पे आ जाते हैं जल्दी से। रेलिवेंट डेट क्या हो जाएगा, तो रेलिवेंट रेट, क्योंकि वो 1% आपको पता है हेजिंग नहीं होती उसकी, इफेक्टिव रेट या क्या है। इसको एक और तरीके से भी करा दूंगा मैं बाद में, मगर पहले एक आसान तरीका देख लें, पेपर में टाइम कम हो तो इस तरह कर लें और डायरेक्ट इसका आंसर आएगा। एग्जामिनर ने भी इसकी हिंट दी है कि ये तरीका जो मैं करा रहा हूँ ये एक्सेप्टेबल है। 6.2% इफेक्टिव रेट हो जाएगा इसका, क्योंकि आपको पता है 1% ऐड होता है ना, ये लिखा हुआ +1%, +1%। अच्छा, अब जल्दी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, एफ आर ए, कितनी हो जाएगी, 10 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 6.2%, मल्टीप्लाई बाय 6/12। चले सॉल्व कर लें इसको, कितना आता है, 3,10,000 GBP, 310,000। ठीक है जी। अच्छा, ये एफ आर ए निमट गया। अच्छा, एफ आर ए को करने का ऑल्टरनेट तरीका क्या है। ठीक है, एक तरीका तो ये था, ऑल्टरनेट तरीका क्या है, ऑल्टरनेट है कि वह पूरा लिखो, पेपर में टाइम है तो ये वाला कर लेना ऑल्टरनेट, इफ इनफ टाइम। पेपर में दोनों करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपका टीचर हूं तो मैं दोनों करा रहा हूँ। ठीक है, ये मोदी जी कहाँ से आ गए, अल्लाह माफ करे वे भाई। अच्छा, ऑल्टरनेट मेथड पे आ जाते हैं भजन। खैर, तो इसमें एक और तरीका दूसरा ये था कि एक्चुअल इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट का होगी, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट।
एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट की हो जाएगी एक्चुअल स्पॉट रेट इंटरेस्ट रेट ऑन 1 नवंबर। ये आगे भी काम आएगा आपके तरीका। 6% हो गया ना। ये रहा रेट लिखा हुआ है सवाल में। ये देखें 1 नवंबर को रेट कितना हो गया? 6% हो गया। ठीक है। तो अब सीन ये है कि अगर ये 6% हो गया है, ठीक है, तो हम अब क्या करें? तो बट इफ कॉस्ट फॉर इफेक्टिव कॉस्ट, या ये कह लें एक्चुअल इंटरेस्ट फॉर मानजा, मेंजा के लिए कितना हो गया? मेंजा के लिए हो गया 6% प्लस 1%, क्योंकि उसका 1% एक्स्ट्रा होता है ना, प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम भी है ना उसका। 7%। एक्चुअल फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, अब एक और चीज जरा मुझे बताइएगा, ये तो हो गया एक्चुअल फाइनेंस कॉस्ट। कितनी हो जाएगी इसकी? एक्चुअल फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी 10 मिलियन इंटू, एक्चुअल की बात करो, 7% इंटू 6/12। देखिएगा गौर से, ये बनता है GBP 350,000। अच्छा, FRA के अंडर पैसे मिलने चाहिए या देने चाहिए? जिन लोगों को FRA पता है उनको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। FRA के अंडर आपको पैसे मिलेंगे या आपको पैसे देने होंगे? रेट 6% हो गया है, हालांकि हमारा जो लॉक इन रेट है वो 5.2 है। लॉक इन रेट 5.2 और रेट 6% हो गया है। तो हमें FRA के अंडर पैसा मिलेगा या देना होगा? जवाब दीजिए चैट के थ्रू। पेमेंट या रिसीट? पेमेंट या रिसीट? रिसीट टू मेंजा अंडर FRA कितने परसेंट? अरे भाई, मार्केट में 6% हो गया, हालांकि जो गारंटीड रेट था वो 2% था। तो बाकी 0.8% कंपनसेशन मिलेगा मेंजा से। याद करें, कुछ बात याद आ रही है? ये इसीलिए तो कराई थी हमने फॉरवर्ड हेजिंग मेंजा ने, ताकि अगर रेट बढ़ जाए तो उसे कंपनसेट किया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर मान लेते हैं रेट 6 की जगह 5 ही रहता या 4 हो जाता, तो फिर हम क्या करते? फिर हम 1.2 उसको देते। याद आ रही है बात? सेटलमेंट वाली बात याद आ रही है? 1.2 उसको देते हैं, क्योंकि हमारा तो 5.2 पे फिक्स हो गया है। FRA का मतलब पत्थर की लकीर हो गया है। हमारी कॉस्ट तो 5.2 रहेगी। अगर एक्चुअल 4 हो जाता तो 1.2 हम उसको दे देते। अभी चूंकि 6 हो गया, तो वो हमें कंपनसेट करेगा 0.8%। भाई मुझे कंफर्म करो चैट के थ्रू, आपको ये बात समझ आ रही है मैं आपसे जो कह रहा हूं? प्लीज कंफर्म करिए, प्लीज, चैट के थ्रू। वो हमें पैसे देगा, हम उसको अभी नहीं देंगे। FRA में डिफरेंस पे काम करना होता है, ये ऑल्टरनेट अप्रोच है। वैसे तो सबसे आसान अप्रोच ये, दैट्स ऑल, कहानी खत्म, कहानी मुक गई है। मगर मैं चाहूंगा कि हमें दोनों तरीके आ जाएं। क्लियर है? बाकी लोगों को समझ आ रहा है जी? चैट में कुछ बाकी लोग भी जवाब दें, कुछ लोग के आंसर हैं। ठीक है। तो रिसीट कितनी हो जाएगी? 10 मिलियन। 40,000। अच्छा देखें, वही आंसर आ जाएगा। तो नेट कॉस्ट रिसीट मतलब फायदा, एक्चुअल कॉस्ट। 3,50,000। अब टेबल बनाना है। लेस रिसीट अंडर FRA। 3,10,000 नेट कॉस्ट। ये देखें नेट कॉस्ट वही आ गई। ठीक है जी, 3,10,000 आ गई। कॉमे वहीं लगा लेता मैं तो ज़्यादा अच्छा था, खैर। और इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं याद करें। ये देखें वही वही 3,10,000 आ गई जो ऊपर आ रही थी, ये देखेंगे। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? एक्स होता है।
ठीक है, तो उसका तरीका ही होता है 3,10,000। कितना रेट? इफेक्टिव रेट याद है कैसे निकालते थे भैया? हम्म। अगर मैं 10 मिलियन को मल्टीप्लाई करूंगा 5-6% से, तो आंसर आ जाएगा कितना? इतना। अगर 6% मेरी इफेक्टिव कॉस्ट। अगर मैं 8% से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कुछ और आएगा। अगर मैं 12% से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर कुछ और आएगा। 3% से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर कुछ और। अभी नहीं पता एक्स। एक्स। मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? 3,10,000। रिवर्स वर्किंग समझते हैं ना? अभी मुझे पता नहीं है क्या रेट है, मैंने नहीं पता, मैंने इसको एक्स ले लिया। ठीक है, तो ये एक्स सॉल्व हो सकता है। हाँ, एक्स सॉल्व हो जाएगा। बताएं। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा 10,000, 3,10,000 अपॉन 10 मिलियन इंटू 6/12। मतलब मैथमेटिकली सॉल्व करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यार। एक्स आ रहा है कितना? 0.062। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, बात समझ आई? क्लियर है? इट इज फाइन। ठीक है, आगे बढ़े। वही 6.2 आ रहा है, मगर ये लंबा तरीका है, पेपर में टाइम हो तो आप फॉलो करना, वरना फॉलो नहीं करना। ये भी कर सकते हैं, सही कह रहे हैं आसिम साहब। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये हमने पहला वाला कंप्लीट किया। एफ आर ए दो तरीकों से किया है, मैं वापस कह रहा हूँ कि ऑल्टरनेट अगर टाइम है तो ये सही कैसे करना, वरना डायरेक्ट 5.2 का हमारा रेट पहले ही फिक्स हो गया था, पहले ही फिक्स हो गया था। सही है ना, पहले ही फिक्स हो गया था, इसमें 1% ऐड किया, दैट्स ऑल। इक्वेशन थोड़ा लंबा रूट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर मेरा काम है दोनों तरीके बताना, ताकि हर तरह का स्टूडेंट कैटर हो जाए, जिसने हमसे पढ़ा है वो भी कैटर हो जाए, जिसने हमसे नहीं पढ़ा है वो भी कैटर हो जाए। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? चलो, एफ आर ए निमट गया। अब जल्दी से इंटरेस्टेड ऑप्शंस पे फ्यूचर्स पे आते हैं, ये बड़ा मजेदार है। ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्टेड ऑप्शंस, फ्यूचर सॉरी। ठीक है जी। चले आ जाएंगे इंटरेस्टेड फ्यूचर्स में, क्या करेंगे जी, जल्दी से बताएं, शाबाश। सबसे पहले स्टेप्स होते थे ना, पहली स्टेप क्या होता था? पहला स्टेप क्या होता था? है जी स्ट्रेटेजी। क्या होगी स्ट्रेटेजी, जल्दी से बता दीजिए। पहला स्टेप है जी स्ट्रेटेजी जी। हाँ, बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर? हाँ, बाय नाउ सेल लेटर। फिर है सेटअप होता था ना। है सेटअप में क्या आता था? चॉइस तो हुई हुई है। ये इन सेशन का मकसद रिकॉल करना भी है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ जी, जवाब दें जल्दी से प्लीज, है स्ट्रेटेजी तो बता दें यार। फिर गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स होता था। नहीं, फिर नेट कॉस्ट आता था। नेट कॉस्ट एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जो हमारा लास्ट स्टेप है।
मगर बीच में कोई ट्विस्ट है कहानी में, जब ये 16 मार्क का सवाल है, वरना नहीं बनता 16। हाँ जी, स्ट्रेटजी क्या बताई? बाय नाउ सेल लेटर? हाँ, नहीं नहीं नहीं। जी जी, बिल्कुल करना पड़ेगा हमजा खबर, बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल सीधा रखे, क्योंकि यार पेपर में ना यहाँ पे सवाल आ रहा होगा इधर, कभी हार्ड पेपर पेपर हो सकता है देना बंद हो जाए एक। अभी तो मिल रहा है एक से पेपर हार्ड में, तो फिर आपको सवाल लेफ्ट से रेफर करना पड़ेगा, फिर बार बार स्क्रीनों को छेड़ना ना ये मुनासिब नहीं है। फिर बेहतर है कि बंदा लेफ्ट में सवाल रखे, उसको स्क्रीन को ना छेड़े, स्क्रीन को फिक्स रख के सीधा ऊपर नीचे करता रहे बस सवाल देखने के लिए, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं ना बस खाली। ठीक है, और ये जो आंसर वाला एरिया इतना ही रखें। इससे ये होता है कि वो आपका सवाल का मिजाज नहीं बिगड़ता, और मतलब सेव करते हुए भी आपको अच्छा लगता है। तो यही चीज़ें हैं जो आप देखें, मैंने सॉफ्टवेयर 2023 पूरा कराया हुआ है, जून दिसंबर पूरा, और 2024 पूरा कराया हुआ है, जून दिसंबर पूरा, 25 पूरा कराया हुआ है, यानी कि 6 अटेम्प्ट ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर पे हुई है, 7वीं अटेम्प्ट सॉफ्टवेयर पे हो रही है। इनफैक्ट 22 की भी एक आध अटेम्प्ट सॉफ्टवेयर पे अच्छी खासी हुई है। फुल फ्लैज नहीं, फुल फ्लैज तकरीबन ये 7वीं अटेम्प्ट है, तो उसमें सॉफ्टवेयर पे करा रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होता रहे। अच्छा चले, है जी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही बताई जी, सेल नाउ बायलेट। इस पे मेरा मेरा वॉइस नोट भी मौजूद है, वॉइस नोट के ग्रुप में है, वरना मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वॉइस नोट के ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। ये नंबर नोट कर ले मेरा, वो वॉइस नोट का लिंक ना, 0321211296 एक ही नंबर रखा है मैंने अभी तक भाई। खैर, अच्छा मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो इसको तो बंद करो यार भी। हेज चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन से महीने का कॉन्ट्रैक्ट है? एक ही है भाई, नवंबर, और कोई नहीं है। अगर एक से ज्यादा होते तो फिर हम देखते हैं क्या करें, ऑप्शन में एक से ज्यादा से बात कर लेंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला था लोन अमाउंट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, याद आ रहा है किसी को? इंटू लोन पीरियड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि लोन पीरियड जो है वो 6 महीने का है और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीने का है। तो इस मिसमैच को, इस गैप को, इस डिफरेंस को फिल करने के लिए हमें फॉर्मूला जो है लगाना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने पड़ेंगे अगर लोन पीरियड ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट साइज कम करने पड़ेंगे अगर लोन पीरियड कम है। अभी ये इसकी इलस्ट्रेशन आपको इस सवाल के थ्रू मिल जाएगी, इवन तो नॉर्मल लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन हो चुका है अलहमदिल्ला। अच्छा, नंबर ऑफ लोन अमाउंट कितना है? 10 मिलियन जीबीपी। इसमें कोई इंडायरेक्ट का सीन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी। लोन पीरियड कितना है? लोन पीरियड 6 मंथ्स है, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो 3 मंथ्स। चलें जी, सॉल्व कर लें। 40 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया 40। अब तीसरे नंबर पे क्या है? गेन लॉस ऑन फ्यूचर्स। इसके लिए क्या करते थे? ऑलरेडी सोल्ड ऑन हेज डेट। अच्छा, एक टाइमलाइन नहीं बनाई हमने, टाइमलाइन बना ले। टाइमलाइन बना लेते हैं यहाँ पे। कैसे बनेगी टाइमलाइन? बड़ी अजीब तरीके से बनेगी। एक होती है हेज डेट, जो कि कौन सी है? 1 नवंबर, और फर्स्ट 30 जून। फिर है 1 नवंबर। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। 1 नवंबर क्या है? लोन स्टार्ट डेट।
और ये क्या है? इसके बाद 6 महीने का लोन है ना? लोन का बैंड होगा, 30 अप्रैल हो जाएगा। लोन एंड डेट। ठीक है जी। बॉर्डर बना दें इसके? बॉर्डर नहीं बनेंगे इसके? कोशिश करते हैं। नहीं, बॉर्डर नहीं आ रहे। ऐसे देखते हैं करके। आ गए बॉर्डर। ठीक है जी। तो ये हो गया 4 मंथ्स। और ये हो गया 6 मंथ्स। ठीक है, ये एक टाइमलाइन मैंने बना दी। एक्सेल में बना दिए। थोड़ा मुश्किल हुआ मगर खैर है। ठीक है, इसको सही करें यार। देखें बुरा लग रहा है ना? देखा पहले कितना अच्छा लग रहा था, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए ना हमने उसको सही रखना है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगली बात पे करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ऑलरेडी सोल्ड ऑन हैज डेट कितना? सवाल में कितना लिखा हुआ है? ऑलरेडी सोल्ड ऑन हैज डेट 94.5। ये नवंबर डेटेड फ्यूचर है, 30 जून को। ऑलरेडी सोल्ड ना, ऑलरेडी सोल्ड में हम हैज डेट पे बात करते हैं। कितना है? 94.5। अब क्या करेंगे? बाय लेटर ऑन ट्रांजेक्शन डेट, ये लिखते थे ऑन ट्रांजेक्शन डेट। अब ये नहीं है फिगर हमारे पास यार, ये नहीं है। जब तक ये नहीं आएगा तो गेन ऑन लॉस ऑन फ्यूचर नहीं आएगा। सवाल रुक गया। अच्छा ये निकाल लेते हैं ना, ये तो आसान है ना। वो बाद में रेट 100 - i होता है ना। 100 - i होता है, याद करें 100 - i होता है तो बाद में रेट 6 हो गया था ना यार, हमने ऊपर कहीं लिखा था कि एक्चुअल रेट बाद में 6 हो गया है बढ़ के। सोनिया वाला जो काइबोर वाला रेट है, जो भी काइबोर के लिए, वो 6 हो गया है 1 नवंबर को। 1 नवंबर इज माई हेज डेट ना। तो 100 - 694, ये सही है यहाँ पे। हाँ भाई, सही है ना, हो गया मसला हल यार। ट्रांजेक्शन डेट मींस लोन डेट, लोन स्टार्ट डेट। इंटरेस्ट रेट हेजिंग में ट्रांजेक्शन डेट वो होती है जिस दिन लोन लिया जाता है। लोन एंड डेट नहीं, एंड डेट नहीं, स्टार्ट डेट। मेरी बात समझ आ रही है? ये गलत है जी, सस्पेंस क्रिएट नहीं करते। अब आ जाओ जरा, देख लो भाई, गेम को समझ लो। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से बात हो रही है हमारी, माशाल्लाह। हम यहाँ फंस गए हैं। अब इसका तरीका देख लें। एक हेडिंग डलेगी 30 जून, एक हेडिंग डलेगी 1 नवंबर। याद करें बेसिस के थ्रू निकाल सकते हैं, बेसिस के थ्रू निकाल सकते हैं, याद करें बेसिस के थ्रू। कंप्यूटेड यूजिंग बेसिस। कैसे? आओ जी रिकॉल कराते हैं। मुश्किल नहीं है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्पॉट 100 - i। तो अभी 30 जून को क्या था, मेरा से 5 था, तो 95। ठीक है, 95 आ गया। सही है जी। बेसिस हमें नहीं पता कितनी है, खाली छोड़ देता है। और फ्यूचर प्राइस हमें पता है कितनी है, 94.5। ये रही, ये रही। तो बताओ बेसिस कितना हुआ?
30 जून को फ्यूचर की प्राइस है 94.5 और स्पॉट प्राइस है 95। तो बेसिस का हुआ भाई? बेसिस प्लस में या माइनस में, पहले ये डिसाइड कर लो। अच्छा 0.5 है वैसे, पहले आसान था, गलत ना ये रहा यार, 0.5 बेसिस प्लस में माइनस में, ये तो बता दो। ऑब्वियसली ऊपर स्पॉट बड़ा है और फ्यूचर प्राइस छोटी है, तो बेसिस प्लस में होगा। नहीं 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 नहीं, प्लस में होता तो 95.5 होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर बुलंद खान। प्लस में होता तो ये 95.5 आता ना यार नीचे। ये 94.5 आ रहा है, छोटा आ रहा है, कम आ रहा है, रिड्यूस आ रहा है। इसका मतलब बेसिस में आज लगेगा माइनस। रट्टा नहीं लगाना है कि हमेशा इंटरेस्ट रेट हेजिंग में माइनस होता है, रट्टा नहीं लगाना है, लॉजिक से चलना है। पूरा कोर्स लॉजिक से पढ़ाया है ना भाई, तो यहां भी लॉजिक की ही बात करूंगा ना मैं यार। मेरी बात समझ आ रही है? लॉजिक से चलना है, लॉजिक से, लॉजिक से। तो कितना हो गया 94.5। अब हमें क्या करना है, 1 नवंबर वाले दिन क्या फ्यूचर की प्राइस है ये निकालना है। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड नाउ। ये इसके लिए सारी वर्किंग हो रही है। अब ये कैसे निकलेगा, आ जाओ। 1 नवंबर को स्पॉट कितना हो गया, 1 नवंबर को स्पॉट हो गया 6%। 1 नवंबर को काइबोर का रेट हो गया 6%। 1 नवंबर को काइबोर का रेट हो गया 6%। इसका मतलब है स्पॉट हो जाएगा यहाँ पे 100 - 6। स्पॉट 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 की बात हो रही है 94। बेसिस वही रहेगा 0.5 नेगेटिव। नहीं 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 नहीं, बेसिस ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, आइए देख लीजिए। टोटल बेसिस हमारे पास निकला है 0.5। माइनस प्लस को भी साइड में कर देंगे। ये कितने महीने का बेसिस है? कोई बता सकता है इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? कोई बता सकता है इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? ये कितने महीने का बेसिस है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना? कितने महीने का बेसिस है? इसका जवाब इनडायरेक्टली स्क्रीन पे मिल जाएगा, अगर एक बात आपने अच्छे से समझ ली है तो। चलो मैं सस्पेंस ब्रेक करता हूं, पहले वीडियो पॉज करके खुद तो सोचो ये कितने महीने का बेसिस, क्योंकि यहां पे कौन सा बेसिस आएगा, फिर हमें निकालना होगा रिमेनिंग बेसिस। क्या निकालना होगा? रिमेनिंग बेसिस आएगा किस दिन? ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर को रेट गायब है, गुमशुदा है, लापता है। उस लापता रेट के लिए सारी कहानी हो रही है हमारे पास। और 1 नवंबर वाले दिन बेसिस 0.5 नहीं होगा, बचा कुचा होगा। क्या जीरो होगा या कुछ और होगा, ये आपने ढूंढना है, ढूंढना है। तो रिमेनिंग बेसिस के लिए पहले टोटल बेसिस मुझे बता दो। भाई ये नवंबर में एक्सपायर हो रहा है, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नवंबर का मतलब है विल एक्सपायर बाय 30 नवंबर। यानी कि बेसिस जब जीरो होगा वो 30 नवंबर को होगा। टोटल बेसिस 0.5 कितने महीने के लिए है? ये 5 मंथ का बेसिस है। कौन कौन से 5 मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। नवंबर भी एंड में जाके एक्सपायर होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 महीनों का बेसिस है 0.5। ये बात समझ आती है? मुझे जवाब दो लाइव वाले बच्चों, कि आज से 5 महीने लगेंगे इस फ्यूचर को मिच्योर होने में, इस बेसिस को जीरो होने में। बेसिस जीरो कब होता है? बेसिस जीरो होता है एट मेच्योरिटी। basis becomes nil at maturity। ऐसा ही है। which is that is 30 नवंबर in this case for Menza। ये बात समझ आती है? बाबा जवाब तो दे दो, लाइव में हो बच्चों। बेसिस जीरो होता है मेच्योरिटी पे, जो कि हमारे केस में 30 नवंबर है। सवाल में लिखा था कि आपका नवंबर डेटेड फ्यूचर है। नवंबर डेटेड फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि आज नवंबर में खड़े हैं, आज तो 30 जून में खड़े हैं, ऊपर हेडिंग डली हुई है सब पे।
तो अगर ये नवंबर में जाके मेच्योर होने का है, खत्म होने का है, एडजस्ट होने का है, जीरो होने का है, तो आज 0.5 से मतलब देखें तो 0.5 इज फॉर 5 मंथ्स, रिमेनिंग बेसिस एक 1 नवंबर को कितने महीने का होगा? फॉर 1 मंथ होगा। कैसे निकालेंगे? 0.5 5 महीने का है। 1/5 कर दो। क्लियर है ये बात? ये बात समझ आई आपको? भैया ये क्लियर हुई बात? 0.1 नेगेटिव 0.1 आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट बाद में देखेंगे, मगर पहले ये बताओ ये 0.1 का बेसिस क्लियर हुआ आपको? पूरा सवाल एक्सेल में करने की जरूरत नहीं है यार। हाँ हाँ, परसेंटेज हटा के कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है आसिम। चलो, माइनस में रहेगा, एक दो माइनस डिसाइड हो गया, अब ये बार बार नहीं छेड़ेंगे, बार बार इसको नहीं देखेंगे। कितना हो गया? 93.9। चले जी, आ जाए। बताएं गेना है लॉस है? बाय मीन्स नेगेटिव, बाय मीन्स पैसा लगा। हाँ जी। कितना आ रहा है? 0.6 का गेन आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये गेन का क्या करेंगे? अब इस गेन को अमाउंट में कन्वर्ट करना है। यहां तक कोई सवाल है किसी का? पूछ लें यार प्लीज। बेसिस के थ्रू करना जरूरी था, बेसिस के लिए हमने नीचे वर्किंग कर लिए। इस वर्किंग को मुझे नोट कर लेना चाहिए, कॉपी कर लेना चाहिए। फौरन देखे मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि भूल ना जाऊँ ना। पेपर में कोई भी चीज़ एक्सेल में आपने वर्ड में नहीं की, वो वेस्ट हो गई। चलिए जल्दी जल्दी आ जाए जरा गेम में वापस। अब ये जो गेन आया है 0.6 का, इसका मतलब क्या है? ये पूरा कंप्यूटेशन है। फ्यूचर्स रेट। जी। गेन ये 0.6 क्या है? ये 0.6 का मतलब है 0.6%। और ये फॉर 3 मंथ्स का गेन, सिंस फ्यूचर पीरियड इज। ये 3 मंथ्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसकी वजह ये कि फ्यूचर का जो पीरियड था वो 3 मंथ्स का, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते हुए हमने फ्यूचर पीरियड जो लिया है वो 3 मंथ्स का लिया है। सवाल में यहाँ साफ साफ वाजे तौर पे लिखा हुआ है 3 मंथ्स। ठीक है जी। चलें तो जल्दी से गेन अमाउंट में बता दें। जी। कितना कॉन्ट्रैक्ट साइज है जी? 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। कितने कॉन्ट्रैक्ट है जी? 40 कॉन्ट्रैक्ट है। कितने से मल्टीप्लाई होगा 0.6% से? कितने महीनों के लिए? 3 मंथ्स के लिए। चलिए जी, गेन ऑन फ्यूचर बता दीजिए। अब आप बोलोगे सर लोन तो 6 महीने का था, सूद तो 6 महीने का था, एक्सपेंस तो 6 महीने का था, और ये तो गेन सिर्फ 3 मंथ्स का रिकॉर्ड हो रहा है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? हाँ, क्या ये खुला तजाद है कि लोन पीरियड 6 महीने का, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीने का? तो आप देखो हमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डबल कर तो दिए, 40 कर दिए, 20 आ रहा था। वैसे अगर मैं इस लाइन को इग्नोर कर दूं 6 मंथ वाली, तो 10 मिलियन को 5 लाख से डिवाइड करोगे 20 कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, मगर मैंने 40 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, डबल कर लिए, ज्यादा कर लिए। क्योंकि मेरा लोन पीरियड भी डिफरेंट था। असल ये टॉपिक है इंटरेस्ट रेट हैजिंग, सूदी हैजिंग, सूद की हैजिंग, हराम एक्सपेंस की हैजिंग। तो सूद 6 महीने का है, गेन 3 महीने का है, तो ठीक है।
दो बार हेजिंग कर लो, डबल हेजिंग कर लो, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ले लो, 20 की जगह 40 ले लो। बात समझ आ रही है? अब लॉजिक क्लियर हो रही? क्यों नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लोन अमाउंट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद ये एडजस्टमेंट किया गया था लोन पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का। चलो जी गेन बता दो जल्दी से यार, टाइम इसमें ज्यादा लगा दिया मैंने, बट चलो आपके लिए लगाया है। कितना आ रहा है भाई? GBP 30,000। ठीक है जी। अच्छा अब नेट कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक्चुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7%। 6+1, ये हम पहले देख चुके हैं, निकाला था ना हमने। ऑलरेडी कैलकुलेटेड। कितना कैलकुलेट किया था? ये रहा। कॉपी पेस्ट कर लो चलो वापस। अब इसमें लेस कर दो। कितने का? 40,000 का? कितने का? 30,000 का, सॉरी। 30,000 का है जी। बिल्कुल 30,000 का है। गेन है ना, लेस हो जाएगा। नेट फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है जी, नेट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं ये देखिए। कॉपी पेस्ट की ऐसे आसानी हो जाएगी। इफेक्टिव रेट नहीं पता, कॉस्ट इस बार 3,10,000 नहीं है, 3,20,000 हो गई है। 3,20,000 हो गई है कॉस्ट। इफेक्टिव रेट आ गया 6.4%। क्लियर है? देख लें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। मुश्किल तो नहीं लग रहा मेरे ख्याल से, कोई ज्यादा मुश्किल बात इसमें नहीं थी यार, सीरियसली स्पीकिंग। कुछ मुश्किल नहीं था। जरा आपको तो लगेगा मुश्किल, नहीं नहीं वाकई मुश्किल नहीं था यार ये वाकई मुश्किल नहीं था। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो इसको वो कर लेता हूँ सेव, फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट न्यू इंटरेस्ट ऑप्शन बाकी है। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ बातें मैंने लिख दी। स्टेप्स वही हैं, हेज स्ट्रेटेजी, हेज सेटअप, हेडिंग वही है। सही है। वेदर ऑप्शन एक्सरसाइज और नॉट, ये चेंज हो गया, वेदर ऑप्शन एक्सरसाइज और नॉट, और नेट कॉज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वही है। अगर आपको ऑप्शन फ्यूचर्स की हेजिंग समझ आ गई है तो ये ऑप्शन वाली मसला नहीं करेगी इंशाल्लाह। एक आध कंफ्यूजन है, उस पर बात कर लेंगे। हेज स्ट्रेटेजी सेल नो बाय लेटर थी, इसीलिए यहां पे हो गया पुट। कॉल की जगह क्या आ गया? पुट आ गया, पुट। कॉल की जगह कॉल राइट टू बाय होता है, वो उस वक्त था जब करेंसी चल रहा था। यहाँ पुट ऑप्शन है। ठीक है, डिटेल मेरा एक वॉइस नोट भी पड़ा हुआ है, वॉइस नोट से ग्रुप में मैंने आपको पहले ही कह दिया है। और लेक्चर के अंदर भी डिटेल बात हो चुकी पहले। ठीक है। अच्छा, चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को देख लें यार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे, अक्टूबर या नवंबर? दो आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है, अक्टूबर या नवंबर, बताएं कौन सा सेलेक्ट करते थे? इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट या ऑन ट्रांजेक्शन डेट? पहले वाला नहीं। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर एक ही बात होती है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर एक ही बात होती है। एक ही बात होती है ना। तो नवंबर वाला तो फिर 30 नवंबर को जाके खत्म होगा, अक्टूबर वाला जो है 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को खत्म होगा।
तो ऐसा लग रहा है बेहतर जो है अक्टूबर है। अब आप बोलोगे सर हमने तो ये सीखा है आपसे कि आप दोनों प्राइसों पे काम कराते हो। यार प्राइस तो दोनों में एक ही है, प्राइस दो नहीं है। अगर प्राइस दो होती 95 और 94 या 95 और 96, तो दो क्या मैं तीन प्राइस पे भी काम करा था, जैसे मैंने रिसेंट पास पेपर में भी करवाया था और एसीजे के पास पेपर में भी करवाया हुआ है। मगर यहाँ प्राइस एक से ज्यादा नहीं है। देखो प्लीज बात को समझो, प्राइस एक से ज्यादा नहीं है। प्राइस एक से ज्यादा नहीं है, प्राइस एक ही है दोनों केस में। ठीक है, हाँ कॉल ऑप्शन कट गया, किसका कोई काम नहीं है यार कॉल ऑप्शन का। ठीक है, पुट ऑप्शन हमारे काम का है, उसमें से भी सिर्फ अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट, नवंबर वाला नहीं। नवंबर वाला बाद में है ना। तो इन दो में से ज्यादा बेहतर अक्टूबर है। और कौन सा प्रीमियम काम का होगा? 50 वाला। ठीक है ना, कौन सा वाला काम का होगा? ये वाला प्रीमियम काम का होगा। ठीक है जी। तो मैंने कहा ये बात मैं आपसे कर लूँ पहले ही तो। चॉइस वाला कॉन्ट्रैक्ट में हमने कह दिया अक्टूबर। अच्छा आप बोलो कि मैं वहां नवंबर क्यों किया, वहां पे तो एक ही था ना, नवंबर के अलावा कुछ आ ही नहीं बना, वहां भी अक्टूबर कर लेते। अच्छा जल्दी से फाइनल बस कंक्लूड करने पे आते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने का तरीका वही है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अच्छा अब ऑप्शन साइज होगा नहीं होगा ये देख लें यार, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी नेट कॉस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में कोई मसला नहीं है। क्या लगता है जी, क्या करते थे हम? पुट ऑप्शन है, राइट टू सेल है। देखें यार ये प्लीज देख लें, फिर खत्म करेंगे। पहले आप जरा सोच के बताएं ऑप्शन साइज होगा नहीं होगा। मैं आपके सामने रख देता हूँ चीज, ये रही सवाल आपके सामने, आप देख के जल्दी से बताएं। 2 मिनट लोग सोचे ना, रिकॉर्डिंग वाले हजरात भी सोचे, लाइव वाले भी सोचे, जल्दी से बताएं। क्या लग रहा है ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा? 2 मिनट लगाएं। शाबाश। चल, आपने अपनी अप्रोच सोच ली होगी, मैं जरा अपनी अप्रोच से करता हूँ। अच्छा अगर ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो क्या होगा? एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? इसका मतलब क्या होता है? पुट ऑप्शन राइट टू सेल होता है। पुट ऑप्शन राइट टू सेल होता है। अभी आप इंटरेस्ट रेट को भूल जाए, इंटरेस्ट रेट वाले तरीके से ही बता दूंगा। अगर ऑप्शन के थ्रू सेल करेंगे तो कितना होगा? 95। ठीक है। अच्छा स्पॉट क्या है? स्पॉट से भी कंपेयर कर सकते हैं, फ्यूचर प्राइस से भी कर सकते हैं, दोनों से करा दूंगा। पहले स्पॉट प्राइस से कर लो, फ्यूचर प्राइस वाला भी बता दूंगा। स्पॉट प्राइस क्या हो जाएगी उस दिन 1 नवंबर को? 6%। 100 माइनस 694। इफ सोल्ड, सोल्ड राइट टू सेल है ना, इस वजह से पहले ऑप्शन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, फिर इंटरेस्ट रेट की लैंग्वेज में बता दूंगा। इफ सोल्ड इन मार्केट, मार्केट में ये कितने का बिकेगा? मार्केट में ये बिकेगा 94 का। आप मुझे बताओ अक्लमंद आदमी 94 में बेचने में इंटरेस्टेड होगा या 95 में बेचने में इंटरेस्टेड होगा? अक्लमंद आदमी, अक्लमंद आदमी, अक्ल बंद नहीं, अक्लमंद। हाँ अक्ल बंद नहीं मजाक कर रहा हूँ। ऑब्वियस ही बात है, राइट टू सेल पुट ऑप्शन पहले ही बात हो गई है, 95 इज मोर बेनिफिशियल देन 94। तो वेदर ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, क्या हम ऑप्शन एक्सरसाइज करने जा रहे हाँ या ना? जी बिल्कुल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। यस, मोर सेल्स प्राइस। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अच्छा अब आप बोलोगे सर वो आपने तो कहा था कि वो फ्यूचर प्राइस से कंपेयर होता है। अच्छा एक एक चीज और मैं बता दूं, ये भी तरीका कर सकते हो आप, और इससे भी कर सकते हो, जो फ्यूचर प्राइस वाला तरीका है पहले। अब मैं इंटरेस्ट रेट वाले तरीके से भी बता दूंगा, टेंशन की बात ही नहीं है, टेंशन का मसला ही नहीं है। एक्सरसाइज प्राइस वही रहेगी। फ्यूचर प्राइस कितनी थी? फ्यूचर प्राइस कितनी थी? ये डिसीजन कब होता है? ऑन ट्रांजेक्शन डेट। ये ट्रांजेक्शन डेट को डिसीजन होता है ना, जैसा गेन लॉस का डिसीजन होता है। दैट इज 1 नवंबर।
तो 1 नवंबर को फ्यूचर की प्राइस कितनी थी? हम्म 93.9 निकाल दी ना। याद आ रहा है भाई किसी को? मतलब 94 से कंपेयर कर लो या 93.9 से कंपेयर कर लो, इस चीज पे कोई फर्क नहीं आएगा। इस चीज पे कोई फर्क नहीं आएगा। ऑप्शन तो एक्सरसाइज होके रहेगा। यार याद नहीं है, अब आप बोलोगे सर ये तो आप कंफ्यूज कर रहे हो। एक चीज बोलो ना कि स्पॉट से कंपेयर करना है या फ्यूचर से कंपेयर करना है। यार देखो मसला ये, एक चीज होती है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स अगर पूरी बात लिखी होती है तो फिर हम ये वाला काम करेंगे जो हम एसीसीए के सवालों में करते आए हैं और आई कैप के भी पास सवालों में करके आए हैं। बट अगर ट्रेडेड ऑप्शन लिखा होता है, ये किसी को याद आ रहा हो, ये मैथ मैंने विंटर 2025 के क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली यही वर्डिंग यूज की थी। अगर यहाँ पे ट्रेडेड ऑप्शन लिख देता फिर मैं लाजमी ये ऊपर वाला काम करता। ट्रेडेड ऑप्शन, ट्रेडेड ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में? ट्रेडेड ऑप्शन जो वहां पे लिखा हुआ था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ना ट्रेडेड लिखा हुआ है ना इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ऑन फ्यूचर लिखे हैं। मैंने दोनों आपको सिखा दिया, आपको जो सही लगे, जो सही लगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही? मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रेडेड ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है मगर ये वाला भी तो नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है ना, इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। आप चाहो तो आप बोलो कि यार सर आप फंसाओ नहीं हमें, एक ही रखो, तो आप ये एक्सक्लूड कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया ये ऑप्शनल है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, दोनों केस में एक ही काम हो रहा है। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इतना बड़ा मसला नहीं, जिंदगी मौत का मसला नहीं है, सवाल का मसला ही। अल्टीमेटली तो ऑप्शन एक्सरसाइज ही हो रहा है ना, यस ही आ रहा है ना आंसर दोनों केस में यार। अल्टीमेटली तो यस ही आ रहा है ना दोनों केस में। और इतना फर्क भी नहीं है 93.9 और 94 में। हाँ वो सही है, कॉन्सेप्चुअल बात आपकी सही। मैं इसको प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसने खाली ऑप्शन लिखा हुआ है, इंटरेस्टेड ऑप्शन ऑन फ्यूचर नहीं लिखा हुआ, खाली ऑप्शन लिखा है, देख लो खाली ऑप्शन लिखा हुआ है। ट्रेडेड भी नहीं लिखा हुआ मगर खाली ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन ऑन फ्यूचर नहीं लिखा हुआ। मगर बहरहाल ये पुरानी हमारी टेक्निक से भी अगर चलते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा एक और तरीके से भी चल सकते हो कि एक्सरसाइज प्राइस, अच्छा बोरोइंग कॉस्ट अंडर ऑप्शन, एक और तरीका जो मैंने कुछ अटेम्प्ट पहले बताया था, 2-3 अटेम्प्ट पहले। बोरोइंग कॉस्ट अंडर ऑप्शंस कितनी बन रही है? 95 का मतलब कितना परसेंट बोरिंग होगी यार? 95 का मतलब कितना परसेंट होगा, आप मुझे बता सकते हो? 95 का मतलब 100 - i में इसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट छुपा हुआ है, कितना परसेंट सूद छुपा हुआ है यार, ये तो बता दो ना। 95 के अंदर कितने रुपए का सूद छुपा हुआ है 100 - i के अंडर के थ्रू अगर बात करें? 100 - 95 क्या मैं कह दूं 5% सूद छुपा हुआ है। 5। और एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट क्या हो गई? एक्चुअल सोनिया रेट कितना हो गया? अब आप मुझे बताओ ईमानदारी से, 6% हो गया? ऑप्शन एक्सरसाइज करना बेहतर है, ऑप्शन से बोरो करना बेहतर है, या सोनिया से बोरो करना बेहतर है, मतलब काइबोर से बोरो करना बेहतर है यार प्लीज? इसको देख के भी क्या लग रहा है? हाँ जल्दी ये बता दो यार, कहाँ इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है, सूदी रेट कम आ रहा है? क्यों? सिंस लो बोरोइंग कॉस्ट, ऐसे तो समझ लो। 3 तरीके से बता दिया यार, अल्लाह को मानो। पेपर में तीनों तरीका नहीं करके आ जाना। ओ भाई, क्लियर है? तो ये तरीका भी कर लो, ऑल्टरनेट मेथड। टाइम बहुत है तुम्हारे पास, तो भी तीनों नहीं करना पेपर में भाई। ये नहीं कि सर ने बोला है एग्जामिनर को मैं अच्छा इंप्रेशन दूंगा, एग्जामिनर मुझे फौरन पास कर देगा, बाकी गलत चीजें भी सही कर देगा यार, ऐसा थोड़ी एग्जामिनर है भाई वो। मैट्रिक इंटर का एग्जामिनर नहीं, आईक्यू का एग्जामिनर है। ठीक है जी, ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है, सब केस में ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है, ये यस सब में आ रहा है। आप देख रहे हो ये यस सब में आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। अच्छा अब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो नेट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो बोरिंग कॉस्ट अंडर ऑप्शन जल्दी जल्दी बता दो यार। अच्छा बोरोइंग कॉस्ट
अंडर ऑप्शंस 95 मीन्स 5%। ये समझ आ गई बात? 95 का मतलब 5% रेट छुपा हुआ है, ये बात समझ आई है किसी को? भाई मुझे बता दो यार, मैं तो आज शॉर्टकट में जा रहा हूँ। अप्रोचेज यार चेंज हो सकती है पेपर में, टाइम को देखते हुए, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम को देखते हुए। ये बात समझ आई? 5%। तो बोरिंग कॉस्ट विद 1% रिस्क प्रीमियम। मेंजा का रिस्क प्रीमियम था ना? मेंजा का रिस्क प्रीमियम था ना भाई? गेन वाले तरीके से करा दूं? गेन वाले तरीके से करा देता हूँ चलो। तो कितने का गेन आ रहा है? गेन वाले तरीके से करा। कितने परसेंट गेन आ रहा है? 1%। ठीक है, ठीक है चलो, उसको छोड़ दो चलो। ये एक और तरीका था मगर ठीक है। तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी? अच्छा, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट हमने कहीं निकाल दी ना, ऊपर देख लेते हैं यार। एक्चुअल फाइनेंस कॉस्ट ये रही, इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। अच्छा, गेन रुपीज में कैसे कन्वर्ट होगा? हाँ, अमाउंट में कैसे कन्वर्ट होगा? याद है अभी क्या था ना? कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटू 1% इंटू 3/12। यही है भाई? हाँ भाई, याद आई बात? ठीक है जी, बताओ कितना आ रहा है? अरे बाबा बता दो। 50,000। अच्छा, प्रीमियम कितना आ जाएगा? नेट कॉस्ट निकालनी है, एक्चुअल कॉस्ट वही रहेगी। गेन ऑन ऑप्शन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट कर दिया। चलो यार, मगरिब का टाइम भी हो गया है, देखते ही देखते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऐड क्या? क्या ऐड करना पड़ेगा जल्दी बता दो। लास्ट 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 लास्ट। खत्म हो रहा है सवाल। बताओ, कोई ऑप्शन में एक चीज और आती है ना भाई, इसके बगैर ऑप्शन अधूरा है। ऑप्शन प्रीमियम। एग्री करेंगे? कैसे कैलकुलेट होगा? कैसे कैलकुलेट होगा, आओ देख लो भाई। कितना प्रीमियम? 50 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट 100 बेसिस में 1% होता है। 100 बेसिस में 1% होता है। तो मैं इसको 0.5 कह सकता हूँ। यार ये मैं पेन से नहीं कर रहा ना, ऐसे ही कर रहा हूँ। 0.5% कह सकता हूँ। हाँ भाई, 0.5%। तो लगा दो जी, 5 लाख इंटू 40 इंटू 3/12। ठीक है जी, ऐड होगा प्रीमियम ये। अरे है, स्पेस का मसला आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ी फॉर्मेटिंग का मसला होता है मगर टेंशन की बात नहीं, पेपर में कर लोगे। कितना आ रहा है गेन? प्रीमियम, प्रीमियम ऐड होगा, ऐड होगा क्योंकि कॉस्ट है ना ऊपर, फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, और प्रीमियम भी एक्सपेंस है। कितना प्रीमियम आ रहा है? 25,000। थैंक यू वेरी मच जी। गेम खत्म। GBP। चलो जी, नेट कॉस्ट कितनी आ गई? 320 नहीं है ये, 325 हो गई। इफेक्टिव रेट निकालना है, तरीका वही है इफेक्टिव रेट निकालने का। चलो जी, छोटा सवाल था मगर टाइम लग गया। 325 यहाँ ला दो।
अंडर ऑप्शंस 0.065, 6.5%। सबसे बेस्ट कौन है? सबसे सस्ती कॉस्ट कहाँ आ रही है? आई थिंक सबसे कम एफ आर ए में आ रही है मेरे ख्याल से। या 6.4 आ रही थी फ्यूचर्स में, और एफ आर ए में आ रही थी 6.2। सबसे आसान था ना 6.2। तो नेट हम कह देंगे कि एफ आर ए। ठीक है जी। चले जी। समझ आया? मुश्किल तो नहीं हुई? हाँ जी। मुश्किल था का? इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। चलें यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपका, मेरा नंबर मौजूद है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।